Ethereum. एक ऐसा नाम जिसने इंटरनेट की बुनियाद हिला दी, एक ऐसा सिस्टम जिसे लोग नई अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। पर क्या इथेरियम वास्तव में जनता का मंच है या फिर सिर्फ एक नया डिजिटल एलीट क्लब? इथेरियम का प्रचार डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर हुआ, पर डिसेंट्रलाइजेशन के मायने क्या हैं? क्या यह सिर्फ एक बज़वर्ड है? क्या इसका कोई ठोस अर्थ है, या फिर हम सब एक भ्रम में जी रहे हैं जो एलिगेंट यूआई और लाखों डॉलर के एनएफटी के पीछे छिपा है? इथेरियम की उत्पत्ति एक स्वप्न और एक कोड। विटालिक ब्यूटेरिन, एक रूसी कनाडाई किशोर जिसने बिटकॉइन के लिमिटेशंस को पहचानते हुए इथेरियम का सपना देखा। 2013 में व्हाइट पेपर लिखा गया, 2014 में क्राउड फंडिंग हुई और 2015 में लॉन्च। इथेरियम का उद्देश्य था प्रोग्रामेबल मनी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए इंटायर लॉजिक ब्लॉकचेन पर शिफ्ट करना। एक ऐसी दुनिया जहां मिडलमैन ना हो, जहां यूजर्स खुद अपने रूल्स बना सकें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कानून का कोड या कोड का कानून। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इथेरियम की आत्मा कहा जाता है। ये छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किए जाते हैं। पर सवाल ये है, क्या ये वास्तव में स्मार्ट है? क्या ये जटिल मानवीय कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं? डाओ हैक के समय सिर्फ एक लूप होल ने पूरी प्रणाली को डगमगा दिया। इससे पता चलता है कि कोड में एम्बिग्विटी कैसे होती है और उसे इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत होती है। तो फिर कोड इज लॉ सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है? रिजाइंड द डाओ हैक। और पहली बार इथेरियम का चेहरा उजागर 2016 में डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन डाओ बना। 150 मिलियन डॉलर से ज्यादा का ETH जमा हुआ। एक बग के कारण अटैकर ने फंड साइफॉन कर लिए। विटालिक ने हस्तक्षेप किया, वोट हुआ, ब्लॉकचेन फोर्क हुआ। इथेरियम क्लासिक और इथेरियम दो धाराओं में बट गए। यह पहली बार था जब इथेरियम की डिसेंट्रलाइजेशन पर सवाल उठा। अगर एक व्यक्ति के कहने पर पूरा नेटवर्क बदल सकता है तो सत्ता कहां है? इथेरियम फाउंडेशन, पारदर्शिता या पर्दे के पीछे की सत्ता। इथेरियम फाउंडेशन जिनीवा में रजिस्टर्ड है, पर इसके संचालन में कौन शामिल है? किन प्रोजेक्ट्स को ग्रांट्स मिलते हैं? कौन डिसाइड करता है कि क्या इथेरियम अलाइंड है? इस फाउंडेशन के पास रोड मैप सेट करने की शक्ति है। इसने कई बार कंट्रोवर्शियल प्रपोजल्स को बैक किया है जिसमें कम्युनिटी की सहमति अस्पष्ट रही। इथेरियम क्लाइंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का नियंत्रण। इथेरियम क्लाइंट्स जैसे गैथ, नेदरमाइंड, बेसू ब्लॉकचेन को चलाते हैं, लेकिन गैथ अलोन 25% नोड्स पर चलता है। मतलब अगर एक सॉफ्टवेयर में बग आए, पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। क्या ये मोनोकल्चर नहीं? क्या ये वास्तव में रेजिलिएंट आर्किटेक्चर है? स्केलेबिलिटी की समस्या। लेयर 2 या लेयर ऑफ इल्यूजन, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, स्टार्कनेट, सबने स्केलेबिलिटी का वादा किया, लेकिन इनमें से अधिकांश सेंट्रलाइज्ड सीक्वेंसर्स से संचालित होते हैं। फ्रॉड प्रूफ्स और वैलिडिटी प्रूफ्स अभी फुली फंक्शनल नहीं हैं। किसी भी लेयर 2 को डिसेबल करना एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी के लिए संभव है। तो क्या स्केलेबिलिटी डिसेंट्रलाइजेशन की कीमत पर खरीदी जा रही है? टोकनॉमिक्स, ETH का मूल्य कौन तय करता है? इथेरियम का इन्फ्लेशन मैकेनिज्म EIP 5059 के बाद बदला। अब कुछ ETH हर ट्रांजैक्शन में जलाया जाता है, लेकिन स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, वैलिडेटर इंसेंटिव्स, ये सब इन्फ्लेशनरी हैं। क्या ETH वास्तव में साउंड मनी है, या फिर ये मॉनेटरी पॉलिसी बार बार बदलती है जैसे कोई फियाट करेंसी? स्टेकिंग का असली चेहरा। प्रूफ ऑफ स्टेक में जिनके पास अधिक ETH है वही वैलिडेटर बन सकते हैं। 16 ETH मिनिमम स्टेक और टेक्निकल हार्डवेयर की आवश्यकता, ये आम जनता के बाहर की चीज है। वैलिडेटर्स, लीडो, कॉइनबेस, बाइनेंस अब नेटवर्क पर शक्ति केंद्रित कर चुके हैं। क्या यह नया बैंकिंग कार्टेल नहीं? Ethereum or surveillance. OFAC, compliance और privacy tools pair प्रतिबंध। 2000C में टोर्नेडो कैश पेयर प्रतिबंध एक चेतावनी थी। US ट्रेजरी द्वारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लैकलिस्ट करना डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर की कल्पना के विरुद्ध है। अब कुछ वैलिडेटर्स OFAC कंप्लायंट ब्लॉक्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी सेंसरशिप अब लाइव है। प्राइवेसी टूल्स वैनिश हो रहे हैं,
ZK proofs पर रेगुलेटरी थ्रेट्स हैं। इथेरियम और ग्लोबल साउथ, भारत, ब्राजील, नाइजीरिया ये इथेरियम को उपयोग में लाना चाहते हैं, पर डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में है, गैस फीस USD में है और डेवलपर इकोसिस्टम सिलिकॉन वैली में आधारित है। क्या ये ट्रूली ग्लोबल प्रोटोकॉल है या टेक्नो इंपीरियलिज्म का एक नया रूप? इथेरियम इकोसिस्टम की फ्रैगमेंटेशन, पॉलीगॉन, ZK सिंक, स्टार्कनेट, स्क्रोल, हर प्रोजेक्ट इथेरियम से जुड़ा है पर अपना अलग ट्रस्ट सिस्टम ले आता है। इंटरऑपरेबिलिटी एक भ्रम है। किसी भी यूजर को 10 वॉलेट्स, 5 ब्रिजेस, 7 टोकन्स समझने पड़ते हैं। इससे इथेरियम पब्लिक इंटरनेट की बजाय फ्रैगमेंटेड मॉल जैसा बन गया है। गवर्नेंस की सीमाएं और प्लूटोक्रेसी का उदय। इथेरियम गवर्नेंस थियोरेटिकली ओपन है, लेकिन प्रैक्टिकली जो ज्यादा स्टेक रखते हैं वही ज्यादा असर डालते हैं। गिटहब डिस्कशंस, फोरम वोट्स, EIP रिव्यूज, ये सब इनसाइडर्स की दुनिया बन गई है। DAO गवर्नेंस भी वेल्स द्वारा मैनिपुलेटेड हो सकती है। स्नैपशॉट वोट्स में पार्टिसिपेशन बहुत लो रहता है। इथेरियम रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन, बिग इंस्टीट्यूशंस जैसे BlackRock, Visa, JP Morgan, इथेरियम इंफ्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या इथेरियम अब रिबेलियस प्लेटफॉर्म से इंस्टीट्यूशनल डार्लिंग बन गया है, या फिर ये अंत की शुरुआत है जहां इथेरियम एक टेक कॉरपोरेशन जैसा स्ट्रक्चर पा चुका है? इथेरियम 230 से भविष्य का प्रतिबिंब। इथेरियम भविष्य में कैसा होगा? लेयर 3s, रोल अप सेंट्रिक रोडमैप, AI बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर इतना जटिल हो जाएगा कि बस वही लोग समझ पाएंगे जिनके पास कैपिटल, कोड और कंट्रोल तीनों होंगे? क्या ये नई दुनिया है या फिर पुराने राजाओं का नया दरबार? निष्कर्ष, इथेरियम, मिथक, शक्ति और चुनौती। इथेरियम ने दुनिया को डिसेंट्रलाइज्ड एप्स का सपना दिया, ट्रस्टलेस सिस्टम्स का खाका दिया, पर हर वादे की एक कीमत होती है और हर प्रणाली में शक्ति कहीं न कहीं केंद्रित होती है। इथेरियम एक मूवमेंट है, पर जब मूवमेंट में मिरर नहीं होता तो वो एम्पायर बन जाता है। आज इथेरियम को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। क्या यह जनता के लिए है? क्या यह सत्तावान व्यक्तियों की चीज है? क्या यह सचमुच स्वतंत्र है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है। कौन? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण, सोचने पर मजबूर करने वाला या फिर थोड़ा भी अलग लगा हो, तो बस एक छोटा सा क्लिक करके इस यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम ऐसे ही गहरे, अनसुने और खतरनाक सच लेकर लौटेंगे। लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे विषयों की जरूरत है, और शेयर करें ताकि ये सवाल, ये सोच सिर्फ आपके तक ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट तक पहुंचे। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक विचारधारा है। यहाँ मिलते हैं अगली क्रांति में। जय तकनीक, जय स्वतंत्रता।